फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ा रहे हैं फिज़िक्स और इसके पहले की क्लास में हम इसके पहले के टॉपिक को और ये जो दिया है इस टॉपिक के भी शॉर्ट नोट्स को हम पढ़ा चुके हैं। आज हम इसके आगे बताएंगे और इसके आगे सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम से। न्यूटन की गति का नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बल का प्रयोग कम करके। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने पर। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि यह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा यह बढ़ जाएगी। व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। यथार्थ तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। यह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है अपकेंद्रण बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की जो मशीन होती है वो और दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है वो सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। तो इसका हो जाएगा अपकेंद्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। अब इसमें सदिश और जो भी क्वेश्चन दिया रहता है ना उसके बारे में छोटा सा नोट्स देके ज़रूर बता देता है पहले। ऐसे होता है क्या कि याद भी हो जाता है और किसे कहते ये पता हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सदिश नहीं है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे ये राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो अब यहाँ पे जो दोनों बता दिया है सदिश राशि और अदिश राशि, इससे आगे का सवाल आराम से बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। कौन सी राशि सदिश है? तो ये हो जाएगा संवेग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अब यह बता दिया कि संवेग किसको कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है? तो हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। उसके बाद यहाँ दे दिया है बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F=m×a। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पे बता भी दिया कि घन का आयतन होता है L3, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L²
दोनों आपस में समान है तो इसका हो जाएगा L3 = 6L²। तो यहाँ L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा तो एक L बच जाएगा, ठीक है, इसलिए L = हो जाएगा 6। जैसे यहाँ देखिए LQ दिया हुआ है और यहाँ कितना है 6L² है, ठीक है। इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो ये इसके 2 से ये कट जाएगा, एक यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा और L = हो गया क्या 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ऊर्जा संरक्षण का आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश हो सकता है। इसका ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हवाओं की ऊर्जा होती है, तो इसका हो जाएगा केवल गतिज। बढ़ती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे विद्युत या आंतरिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 वायु शक्ति हैंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका हो जाएगा बहती वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा को उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जानने की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठी हुई यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व है। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने के प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में चला सकता है। इसका कारण है यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। दोनों कथन सही है और यह इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में यह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बर्फ में इसका आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही उस पर पैर टिककर पृथ्वी को पीछे धकेलता है और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निचले निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें निष्कर्षण बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक बल में अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एक मनुष्य स्थिर नाव के 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना। बाकी ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाना है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं।
एक द्रव्य, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और ये क्रमशः x y z दूरी पर रुके तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों बराबर होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः x और y z आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दो समान द्रव्यमान की वस्तु को गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 2:3। अब पता है 2:3 कैसे होगा? ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ बना के भी बता दिया। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, अतः द्रव्यमान m है। पहली वस्तु v1 है, दूसरी वस्तु v2 है। इसका फॉर्मूला हम इसके पहले की क्लास में पढ़ाए थे तो बता दिए थे। पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा इक्वल टू होती है 1/2 mv² तथा दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² का स्क्वायर। अब दोनों को रेशियो में करना था k1/k2, तो इसका 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा ये, इसका मान दिया हुआ था v1 और v2 का मान यहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे डाल दिया है तो हो गया क्या? 4/9। ठीक है, अब इधर से जो है यहाँ v1 और v2 4/9 है, तो यहाँ स्क्वायर किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर में स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डाल दिए। अब ये 4/9 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो v1/v2 इधर से स्क्वायर हटाए तो ये रूट में चला गया, तो रूट के बाहर निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसका 2/3 हो जाएगा और रूट से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह R से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 23, तेल से असंख्य भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज से इस प्रकार आनंद होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनंद होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी बताना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी पहियों पर उल्टेगा और तीसरा हो जाएगा बाहर की तरफ फिसलेगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ बता दिए किसको क्या बोले हैं। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, बस 25 क्वेश्चन था, इसको बनाना था। इसका भी वही हो जाएगा। एक इसको पहले हम बता चुके, इसके पहले की क्लास में जब हम पढ़ाए थे तो इसके नोट्स में हम बता दिए हैं ये सब, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।